नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम हेल्प के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साइंस सेकंड ग्रेड 1.0 टेस्ट सीरीज़ की जो टेस्ट नंबर 2 है, उसका केमिस्ट्री के जो 35 क्वेश्चन है, उनके सॉल्यूशन का एक पार्ट अपन ले चुके हैं और दूसरे पार्ट को अपन आज पुनः स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको एक अच्छा कंटेंट मिल रहा होगा और एक आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और अपनी मेहनत को लगातार अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए क्योंकि अगर तैयारी में बीच में गैप आ जाता है तो एक नियमितता टूट जाती है। नियमितता टूटने से आप उसी पीक पे नहीं पहुँच सकते। फिर आपको इस पू पीक तक जाने के लिए काफ़ी अधिक मेहनत करनी पड़ती है ना? तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। इसको एक बार पुनः ले लेते हैं वापस। इसमें से पूछा है कि गलत युग्म कौन-सा है? तो ये आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और उनके सामने उनकी स्ट्रक्चर दे रखी है। तो अपन इनकी बात करें तो सबसे पहले दे रखा है आपको Br5 यानी कि इसके एक बार कलर चेंज कर लेते हैं अपन थोड़ा। स्ट्रक्चर की बात करें तो Brf5 की अगर देखें तो Brf5 में अगर अपन सबसे पहले डिसाइड करें कि इसमें संकरण हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, तो Br5 में देखें तो यहाँ 5 तो सिग्मा बंध होंगे। क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन का ब्रोमीन से साझा करके 5 सिग्मा बंध बनाएगी और चूंकि ब्रोमीन जो है हैलोजन परिवार का है, इसलिए इस पे अंतिम कोष में वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ बंध बना लेंगे और पीछे 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, यानी कि एक लोन पेयर बच जाएगा। यानी कि इसमें टोटल संकृप्त जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो बनेंगे 6 और 6 में क्या-क्या होंगे, एक S होगा, 3 P होंगे और 2 क्या होंगे, D होंगे। यानी कि इसमें जो संकरण होगा वो sp3d2 होगा। ठीक है, अब यहाँ जो D भाग ले रहा है वो D कक्षक कौन सा होता है? तो देखो, चाहे sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, तो यहाँ जो D कक्षक भाग लेते हैं वो एक तो होता है d2y2 और एक होता है यहाँ पे dz2। ठीक है, और यहाँ जो दूसरी बात बड़ी है कि सबसे कि यहाँ जो प्रत्येक बॉन्ड एंगल होगा, बंद कोण जो होगा वो प्रत्येक बंद कोण 90 डिग्री का होगा। बात करते हैं अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, है ना? तो देखो, 5 सिग्मा एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर इनकी स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेगा, है ना? तो ये किस प्रकार से सेटिस्फाइड होंगे? तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो स्ट्रक्चर होनी चाहिए इसकी कैसी, वर्ग पिरामिडीय। कैसी होगी? वर्ग पिरामिडीय होगी, है ना? ये द्वि पिरामिडीय नहीं होगी, क्योंकि द्वि पिरामिडीय तब होती जब यहाँ पे sp3d3 होता। ये द्वि पिरामिडीय नहीं होगी, ठीक है ना? त्रिकोणीय भी नहीं होगी। कैसी होगी ये? वर्ग पिरामिडीय। वर्ग पिरामिडीय स्ट्रक्चर इसकी होगी। ठीक है, तो इसका पहले ऑप्शन अपना क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा है Br3 माइनस। कैसा है ये? लीनियर यानी कि रेखीय है। तो Br3 माइनस जो है ये लीनियर रेखीय है, ठीक है ना? और तीसरा जो है वो है आपके Br3 माइनस में अगर आप संकरण निकालें तो एक ब्रोमीन को अगर आप सेंट्रल एटम मान लें तो बाकी जो 2 ब्रोमीन हैं ये इसके साइड वाले एटम हो जाएंगे, पार्श्व परमाणु हो जाएंगे, है ना? तो प्रत्येक ब्रोमीन एक एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो 2 तो सिग्मा बन जाएंगे। ठीक है, ब्रोमीन में आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऊपर माइनस है तो 8 हो गए। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन बंद बना लिए, पीछे कितने बच गए? 6। 6 कितने लोन पेयर हो जाएंगे? 3 लोन पेयर हो जाएंगे। तो इसमें संकरण कैसा हो जाएगा? इसमें संकरण हो जाएगा आपका 2 सिग्मा बॉन्ड, संकरण हो जाएगा sp3d संकरण हो जाएगा। और sp3d संकरण हो जाएगा तो यहाँ पे आकृति कैसी होगी? रेखीय होगी। ये रेखीय किस वजह से होगी? ये इन 3 लोन पेयर की वजह से आकृति इसकी कैसी होगी? रेखीय होगी। और तीनों लोन पेयर कैसे रहेंगे? इस टाइप से। देखो, ये Br, ये Br, ठीक है ना? तो 2 लोन पेयर तो इसमें इस टाइप से रहेगा, ठीक है, और तीसरा लोन पेयर इस टाइप से रहेगा। तो ये इसकी आकृति कैसी होगी? रेखीय आकृति होगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो है XeO3 की बात करें अपन। XeO3 में कैसा संकरण होगा और कैसी इसकी शेप होगी? तो XeO3 जिनोन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 8 में से 3 ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ी है और हमें पता है कि एक ऑक्सीजन एक बंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करती है, तो 3 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन का यूज करेगी? 6 का, ठीक है। तो 3 तो बन गए यहाँ पे सिग्मा बंध, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो गए? 6। और एक पीछे क्या बच गया? एक पीछे बच गया इसके लोन पेयर। क्यों? क्योंकि जिनोन में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद में भी इसमें एक जो है पीछे आपकी क्या बच जाएगा? लोन पेयर बच जाएगा। तो एक लोन पेयर, तो ये कैसा हो गया? ये हो गया आपके टोटल कितने बनेंगे? 4। 4 के लिए क्या होगा? sp3 होगा, ठीक है। तो इसमें देखो जिनोन के लिए स्ट्रक्चर कैसी होगी? पिरामिडल होगी। क्यों? क्योंकि इसमें sp3 होता है, वैसे तो क्या होते हैं, लेकिन ठीक है 3 ऑक्सीजन होने की वजह से, ठीक है, ये इस टाइप से एक दूसरे से बैलेंस्ड होंगे कि ये लोन पेयर ऐसे रहेगा, तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी? पिरामिडल शेप हो जाएगी,
ठीक है, 3 सिग्मा बन गए, 2 बच गए, 1 लोन पेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा वो है NH4+। इसमें देखो, है ना, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं वैलेंस शेल के अंदर। 5 में से 4 तो हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेंगे, है ना। अच्छा, +1 है नाइट्रोजन पे, इसका मतलब एक बार निकल गया, तो यहाँ पे पीछे क्या बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे, 4 सिग्मा होंगे, +0 क्या होंगे? यहाँ पे लोन पेयर होंगे। और 4 अगर ऑर्बिटल टोटल बनेंगे तो वो कैसे होंगे? वो sp3 होंगे। और यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए ये sp3 की मूल आकृति रहेगी। और वो मूल आकृति कौन सी होती है? चतुष्फलकीय, यानी कि टेट्राहेड्रल आकृति या टेट्रागोनल आकृति इसकी रहेगी। ठीक है, तो मतलब ये भी सही होगी, चतुष्फलकीय, सही बात है। ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, लेकिन ये बात क्या है? गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं? अलग अलग समीकरण निकाल करके सभी की व्याख्या कर सकते हैं और उनकी आकृति का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर लोन पेयर नहीं है तो आकृति मूल आकृति रहेगी, नियमित आकृति रहेगी। लेकिन लोन पेयर होने की वजह से आकृति में परिवर्तन हो जाता है, आकृति विकृत हो जाती है। जैसे यहाँ इसके अंदर हमने देखा था कि लोन पेयर की उपस्थिति के कारण चतुष्फलकीय से ये कैसी हो गई थी? पिरामिडल हो गई थी। ठीक है, तो ये खास तौर पे आप ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अपने को इनका संकरण निकालना आना चाहिए और उसके साथ साथ में हमें इसकी आकृति निर्धारण भी आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अपन आगे। ठीक है, ये एक जो है आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आने वाला जो गणतंत्र दिवस है उसके उपलक्ष्य में एग्जाम हेल्प कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपको ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए काफ़ी छूट दी जा रही है। इसमें अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान की, जो 1199 रुपये की है ऑनलाइन, तो वो आपको 899 रुपये में मिलने वाली है। प्रथम प्रश्न पत्र जो है 499 रुपये का है, वो आपको 375 रुपये में मिलने वाला है। और वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान की जो 3.0 टेस्ट सीरीज है रिकॉर्डेड, वो जो 500 रुपये की है, वो आपको 375 रुपये में मिलने वाली है। और विज्ञान पार्ट 2 की टेस्ट सीरीज 1.0 जो है, जो लाइव है, 599 रुपये की है, वो आपको 449 रुपये मिलने वाली है। और एग्जाम हेल्प का कूपन आप यूज करके इस मौके का एक बहुत अच्छा फायदा आप उठा सकते हैं। जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और अपने जो तैयारी है उस तैयारी को परखने का एक सबसे अच्छा माध्यम होता है टेस्ट सीरीज। क्योंकि टेस्ट सीरीज के बिना हम ये पता नहीं कर सकते कि मैंने कितना सीखा है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मेरे को ये भी याद है, ये भी याद है, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, लेकिन उसी को जब हम पेपर में सॉल्व करते हैं, एग्जाम हॉल में बैठ सॉल्व करते हैं, तो वहाँ कुछ स्लिम मिस्टेक्स हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में रह जाती है और वो स्लिम मिस्टेक्स हमारे को फिर बहुत बड़ा नुकसान देती है और हम एग्जाम से पार हो जाते हैं। तो उससे पहले ये है कि जितने भी अपन टॉपिक्स पढ़े उनके साथ में उनकी एक्सरसाइज करें और एक्सरसाइज करने के बाद में आप एक टेस्ट सीरीज जरूर अवश्य करें। और टेस्ट सीरीज से आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम हॉल के समय मुझे किस टॉपिक में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उस प्रॉब्लम को हम तुरंत वहीं सॉल्व कर लें, तो वो एग्जाम हॉल के साथ हमारे नहीं जाएगी, एग्जाम हॉल तक हमारे साथ नहीं जाएगी और हम हमारे सिलेक्शन को बिल्कुल सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन भी साथ में रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें अपन। क्वेश्चन नंबर 21, संकृत कक्षकों का एस गुण बढ़ने से बंद कोण क्या फर्क पड़ता है ना। एस करेक्टर बढ़ने से, एस करेक्टर बढ़ने से मतलब क्या है कि अगर जैसे संकरण होता है, अगर स्टार्ट करें अपन संकरण की बात स्टार्ट करें, है ना, तो संकरण जो है जैसे अपन स्टार्ट करें sp, sp2, sp3, sp3d, फिर sp3d2 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे संकरण में ये s ऑर्बिट्स का अगर पार्टिसिपेशन बढ़ता जाएगा तो उसके साथ साथ में बॉन्ड एंगल क्या करेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, है ना। तो देखो हमें पता है कि अगर संकरण के साथ एस करेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल भी साथ साथ में बढ़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर sp की बात करें तो यहाँ बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 180 होता है, लेकिन sp3 की बात करें तो यहाँ 190 डिग्री 28 मिनट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एस करेक्टर कम है, यहाँ पे बहुत कम है, 25% ही है, यहाँ 50% है, तो बॉन्ड एंगल क्या है यहाँ पे ज़्यादा। तो जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल में क्या हो जाती है, इंक्रीजिंग होती जाती है। और भी बहुत सारे करेक्टर्स हैं जो बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से हैं वो देखो, ये सारे हमारी जो बुक एग्जाम हेल्प की उसमें भी दे रखे हैं और यहाँ भी आपको बता देते हैं। अगर आपके एस परसेंटेज लक्षण बढ़ेंगे तो आपकी एसिडिक प्रॉपर्टी जो है अम्लता वो भी बढ़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगी, बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ेगा, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ में क्या आएगी, कमी आएगी। ये अपने आप में एक जरूर लाइन है, लेकिन इस लाइन से आप कितने क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन बन सकते हैं। एस कैरेक्टर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी। ठीक है ना। कैसे, देखो अगर मैं बात करूं इसकी, ये है
ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहां जो प्रत्येक कार्बन परमाणु है वो sp3 संकरण में है, यहां प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरण में है, यहां प्रत्येक कार्बन sp संकरण में है। और हमें पता है कि सबसे बड़ा सिंगल बॉन्ड होता है, फिर डबल बॉन्ड होता है उससे छोटा, और उससे सबसे छोटा क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखो इधर एस करेक्टर 25% है, इधर एस करेक्टर थोड़े से और बड़े, और यहाँ 50% हो गए। 50% होते ही इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ बॉन्ड क्या हो गया, बहुत कम हो गया, बॉन्ड लेंथ कम हो गया, और बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एस करेक्टर किस किस पे डिपेंड करता है, इसके साथ साथ में क्या क्या चीजें डिपेंड कर सकती है, ये सारी बातें इसमें एक जगह। और ये आपको पूरा जो निचोड़ है, ये इस एग्जाम हेल्प की जो केमिस्ट्री की बुक है, उस बुक में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रीवियस ईयर के, उन क्वेश्चनों के साथ में दे रखा है कि ये क्वेश्चन ऐसे भी और बन सकते हैं। इसी प्रकार अगर अपन बात करें सेंट्रल एटम के लिए, ठीक है, बंद कोण जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, अगर सेंट्रल एटम की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा, 80% लक्षण ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। और अगर लोन पेयर की संख्या ज्यादा है, लोन पेयर की संख्या क्या है, सेंट्रल एटम पे ज्यादा है, तो उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। बॉन्ड एंगल लोन पेयर की संख्या के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वैध क्रमानुपाती होता है। लोन पेयर ज्यादा होंगे तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, क्योंकि रिपल्सन की वजह से बॉन्ड पास पास से आ जाएंगे। ठीक है, साइड एटम के लिए बात करें, बॉन्ड एंगल जो होता है वो अगर साइड एटम का आकार ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा, लेकिन अगर साइड एटम की ईएन ज्यादा है, ईएन विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा होने से, ईएन ज्यादा होने से तो बॉन्ड उसका साइज क्या हो जाएगा, कम, साइज कम हो जाएगा, तो बंद कोण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आगे अपन ये जो अभी कंसेप्ट है इस पे कुछ क्वेश्चंस आगे और एग्जाम में देखें अपने। ये अपने को दे रखे हैं क्वेश्चन 22 नंबर, एक बार मैच कर लेता हूं मैं। H2S NH3 BF3 और बात हो रही है SiH4 में, हाँ, बंद कोणों का बढ़ता हुआ सही क्रम में भी किसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो अगर इन सब में अपन अलग अलग बात करें, H2S में बात करें, NH3 में बात करें, BF3 में बात करें, और बात करें SiH4 में बात करें, ठीक है, तो अपन पहले यहां से लोन पेयर की बात कर लेते हैं। देखो H2S में, सल्फर में आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, 6 में से 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गए, तो पीछे कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स कितने लोन पेयर बनेंगे, यहाँ पे 2 लोन पेयर बनेंगे। इसी प्रकार नाइट्रोजन में आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 जुड़ गए, तो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 का लोन पेयर कितना बन जाएगा, 1। यहाँ बोरॉन के आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों इसके साथ ऐड हो गए, तो यहाँ पे लोन पेयर कितने हो गए, 0। और सिलिकॉन में 4 होते हैं, 4 तो लोन पेयर कितने हो गए, 0। यानी कि इसमें लोन पेयर सबसे ज्यादा है, इसमें लोन पेयर 1 है, इसमें लोन पेयर नहीं है। तो सीधी सी बात है, जिसमें लोन पेयर सबसे ज्यादा होंगे, अभी हमने पढ़ा था, अगर लोन पेयर ज्यादा है, ठीक है ना, तो लोन पेयर अगर ज्यादा है तो सीधी सी बात है कि उसका बंद कोण क्या होगा, कम होगा। यानी कि इसमें इन सब में सबसे कम जो बंद कोण होगा, सबसे कम जो बंद कोण होगा वो किसका होगा, H2S का होगा। ठीक है, तो सबसे कम किसकी में, इसमें है, और इसमें है, और इसमें है, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। ठीक है, अच्छा, H2S से थोड़ा ज्यादा किसमें होगा, NH3 में होगा। क्यों, क्योंकि NH3 में एक ही लोन पेयर है, तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, अब बात करें CH4, तो इसमें संकरण कैसा आएगा, sp3 आएगा। ठीक है, इसमें संकरण कैसा आएगा, sp2 आएगा, है ना, sp3 है, S करेक्टर घट रहे हैं और इसमें S करेक्टर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये इसकी शेप कैसी होगी, इसकी ट्राइगोनल प्लेनर होगी, यहाँ बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री आएगा, और इसका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 190 डिग्री 8 आर्कमेंट आएगा। यानी कि इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, इसका क्या होगा, कम होगा। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अपन इनको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है sp3d संकरण में प्रतिभागी डी कक्षक कौन सा है ना। अभी आपको बताया था कि अगर sp3d संकरण है तो प्रतिभागी यहाँ पे एक ही कक्षक भाग लेता है, कौन सा, dz²। ठीक है, और अगर संकरण है sp3d2 या d2sp3 है तो यहाँ पे 2 डी कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं, और 2 वो कौन कौन सा है, एक तो है dx² y² और दूसरा इसके साथ में कौन सा होता है, dz²। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, dz² हो जाएगा। और इसकी व्याख्या ये यहाँ भी कर रखी है कि sp3d में केवल एक डी कक्षक प्रयुक्त होता है, और वो कौन सा होता है, dz² होता है, और उसकी आकृति कैसी होती है, त्रिकोणीय द्विपरामित होती है। d2sp3 या sp3d2 में संकरण में संबंधित जाति sp क्या होगी, और यहाँ पे प्रयुक्त कक्षक कौन सा होगा, dz² और dx² y² होगा। तो ये जो चीज है ये आपको बुक में एक जगह दे रखी है, या जहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करा रखे हमने, वहां आपको ये बात सारी एक जगह दे रखी है।
तो अगर आप इस बुक को अच्छी तरह कवर कर लेते हैं तो शायद ही आपका ऐसा कंसेप्ट होगा जो एनसीईआरटी से मैच नहीं करता होगा या आपका कंसेप्ट कोई अधूरा रह गया हो। तो आपसे यही मेरी मतलब मेन रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक बार टॉपिक को पढ़ने के बाद में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व कर लें। सोल्व करने से आपको एक बहुत बड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाँ यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हमें इस टाइप से तैयारी करनी चाहिए। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर बात होगी 22 की, सॉरी 24 की। 20 क्वेश्चन नंबर की बात हुई अभी तक हमारी कौन सी की? 23 का आंसर हो गया सी, ठीक है। 24 क्वेश्चन नंबर, इनमें से किस परिवर्तन में संकरण और आकृति दोनों परिवर्तित हो रहे हैं ना? तो जैसे CS4 है तो CS4 में हमें पता है कि संकरण कैसा होगा? sp3 होगा, ठीक है। और C2H6 है तो C2H6 में भी प्रत्येक कार्बन का संकरण कैसा होगा? sp3 होगा, क्योंकि C2H6 इस प्रकार से होता है, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ इस कार्बन देखें तो 1 2 3 4 ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, तो यहाँ पर तो संकरण में चेंज नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। NH3 से NH4 प्लस में, तो NH3 के अंदर बात करें तो NH3 के अंदर हमें पता है कि 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 1 लोन पेयर होगा, यानी कि sp3, संकरण तो NSP3 है। अच्छा, इसी प्रकार NH4 प्लस में बात करें तो NH4 प्लस में 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 0 लोन पेयर होंगे, है ना। तो यहाँ भी संकरण कैसा है? sp3 है। NH3 की आकृति जो है वो कैसी होती है? पिरामिडीय होती है, क्योंकि एक लोन पेयर है, चतुष्फलकीय पिरामिड बन जाएगी। ये कैसा होता है? चतुष्फलकीय। तो यहाँ पे आकृति चेंज हो रही है लेकिन संकरण चेंज नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। फिर बात करें BF3, है ना, तो BF3 में कैसा संकरण होता है? sp2 होता है, ठीक है। यहाँ कैसा संकरण होता है? BF4 में, है ना। तो अगर इसे में 4 सिग्मा हो जाएंगे और 0 लोन पेयर, तो संकरण कैसा हो गया? sp3। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? इसकी स्ट्रक्चर होगी ट्राइगोनल, त्रिकोणीय प्लेनर होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। लेकिन यहाँ sp3 आ गया और 0 लोन पेयर है, चतुष्फलकीय होगी, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ देखो संकरण भी चेंज हो रहा है और संकरण के साथ साथ में आकृति भी चेंज हो रही है। ये sp3 है, 0 लोन पेयर है, तो ये टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय आकृति होगी, तो आंसर कौन सा हो गया? सी हो गया। H2 की बात करें, H3O प्लस की बात करें, H2 की बात करें तो 2 सिग्मा प्लस 6 होते हैं, 6 में से 2 बड़े, 2 लोन पेयर, है ना। तो ये हो गया आपका sp3 संकरण। H2 की बात करें तो कैसे संकरण हो गया? sp3। और स्ट्रक्चर कैसी होगी? इसकी स्ट्रक्चर होती है इसकी कोणीय यानी कि एंगुलर होती है, किस वजह से? 2 लोन पेयर की वजह से। H3O की बात करें तो 3 सिग्मा, है ना। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 1 चला गया, 3 ये बना लिए, पीछे 2 इलेक्ट्रॉन बच गए तो 1 लोन पेयर हो गया, 1 लोन पेयर हो गया आपका, तो ये 4 हो गए, 4 से क्या बन गया? sp3। तो संकरण तो चेंज हो ही नहीं रहा, बस आकृति चेंज हो रही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। मतलब संकरण पे आधारित किस कैसे 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 क्वेश्चंस बन सकते हैं, हर क्वेश्चंस की लैंग्वेज किस टाइप से डिसाइड हो सकती है, हर टाइप की लैंग्वेज के आधारित क्वेश्चन को अपने यहाँ पे शामिल करने का प्रयास किए, और अगर आप ये सोल्व कर लेते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग में शायद आपका कोई टॉपिक जो है कंफ्यूजन वाला नहीं रहने वाला है, ठीक है। और फिर भी रहता है तो आपको और ज्यादा तैयारी की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें अपन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किस POCl3 में केंद्रीय परमाणु के संकरण की अवस्था तथा केंद्रीय परमाणु पर निर्जन जोड़ी की संख्या कितनी होती है? अब निर्जन जोड़ी बोले तो लोन पेयर है ना, POCl3 की पूछ सकता है ना। तो POCl3 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? फास्फोरस की इस टाइप से, एक तो ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड से जुड़ती है, और फास्फोरस की जो है कितनी होती है? वैलेंसी 5 होती है, तो 3 क्लोरीन जुड़ जाएगी इस टाइप से, 1 2 और ये 3, ये इस टाइप से क्लोरीन ऐड हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो संकरण होगा, संकरण कैसा होगा इसमें? देखो इसमें कितने सिग्मा बंध बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। कौन कौन से 4 सिग्मा बंध बन रहे हैं? देखो 1 2 3 और 1 4, 4 सिग्मा बंध है, तो कैसे हो गई ये? sp3, ठीक है। और लोन पेयर कितने हैं यहाँ पे? 0 है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसी उसकी कैसी होगी इसकी? टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर इसकी होने वाली है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। XeO4 अणु के संबंध में असत्य कथन को छांटिए। भी इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य है XeO4 के संबंध में, ठीक है। तो XeO4 के संबंध में अगर अपन बात करें तो XeO4 की स्ट्रक्चर बनाएं तो जिनोन के अंदर आउटर मोस्ट सेल में बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे कितनी होती है? 8। कितनी ऑक्सीजन जुड़ी हुई है? 4। तो एक ऑक्सीजन जुड़ने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का यूज करती है? 2 का। तो ये 4 ऑक्सीजन इस प्रकार से इसमें जुड़ेगी, ये जुड़ गए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सिग्मा बंध बन गए और 0 लोन पेयर है, तो संकरण कैसा होगा इसमें? sp3। और sp3 है और 0 लोन पेयर है, तो इसकी आकृति कैसी होगी? इसकी आकृति होगी चतुष्फलकीय, यानी कि टेट्राहेड्रल आकृति इसकी होगी, ठीक है। अब ये कर रहा है असत्य कथन को छाटिए।
ठीक है, जिनोन टेट्राऑक्साइड अणु वर्ग समतलीय स्क्वायर बंधन रहा है, यही गलत हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें 4 p/d बंध है, बिल्कुल है ना। ये देखो, क्योंकि ऑक्सीजन का तो कौन सा पार्ट, ऑक्सीजन, और ये कौन है, जिनोन है ना। तो ऑक्सीजन का तो यहाँ पे p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और जिनोन का कौन सा करेगा, d। तो 4 है, देख लो 1 2 3 4 p/d बॉन्ड है, बिल्कुल से बात ये क्या है, सही बात है ना। ये बात बिल्कुल क्या सही है, हमें तो एस ने चढ़ना था, आंसर हमारा ए हो गया। बाकी ऑप्शन बात कर लेते हैं अपन। इसमें 4 sp3 p सिग्मा बंद होते हैं, बिल्कुल सही बात है, 4 sp3 p सिग्मा बंद है। XeO4 अणु चतुष्फलकीय होता है, ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है ना, क्योंकि 0 लोन पेयर है, इसलिए ये कैसा होगा, चतुष्फलकीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अनुनाद के संबंध में असत्य कथन इंगित कीजिए। ठीक है, भी रेजोनेंस के संबंध में असत्य कथन क्या है। तो रेजोनेंस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, देखो एक क्वेश्चन तो आ सकता है कि रेजोनेंस में आपको पूछ ले कि इस अणु की अनुनादिक संरचनाएं कितनी बन सकती है, तो कितने अणु में अनुनादिक संरचना बन सकती है, वो क्वेश्चन तो अभी कभी बाद में इसको लेंगे। और उसमें क्या पूछ सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि कौन सी संरचना संभव है, कौन सी संरचना संभव नहीं है, तो उसके लिए आपको अनुनाद का पूरा कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है ना, जो कि आप रिएक्शन मैकेनिज्म भी पढ़ते हैं और यहाँ भी आप देख लेते हैं। तो अपने यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले इसकी बात कर लेते हैं कि अनुनादिक संरचनाओं की ऊर्जा समान होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रत्येक अनुनादिक संरचना की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है, क्योंकि प्रत्येक अनुनादिक संरचना एक दूसरे में चेंज हो सकती है। ठीक है, एक सबसे बड़ी बात है कि जो अनुनादिक संरचना होती है ना, इनका एक नाम होता है, कभी कभी इनको केनोकल संरचना, केनोकिल या केनोकल संरचना भी बोल देते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अनुनादिक संरचना में अवयवी परमाणु जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स होते हैं उनको समान स्थिति में होना चाहिए। हाँ, ये बात भी सही है कि समान स्थिति में रहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि प्लेन चेंज नहीं होना चाहिए उनका। अनुनादिक संरचना में समान संख्यक इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होने चाहिए, ये बात गलत हो गई है ना। लोन पेयर की संख्या क्या रहनी चाहिए, हमेशा समान रहनी चाहिए। तुम्हारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अनुनादिक संरचना में अवयवी परमाणु के चतुर्दिक इलेक्ट्रॉन की स्थिति मात्रा में अंतर होना चाहिए। हाँ, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर होते हैं। देखो इसको अपने एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझे अपन, बात करें अपने ओजोन के स्ट्रक्चर से बात करें, है ना। ओजोन के लिए ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। तो ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, 2 ऑक्सीजन एटम आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। तो इस ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर बचेंगे, 2 लोन पेयर बचेंगे, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 2 लोन पेयर बचेंगे, क्योंकि 2 तो यहाँ पे बॉन्ड बना। ठीक है, अब क्या होता है कि इनमें से एक इलेक्ट्रॉन ये इधर से ट्रांसफर कर देती है, तो इस पर 4 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर इसको दे दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया, और यहाँ पे 2 2 4 और 2 6। तो आप यहाँ पे लोन पेयर गिनो, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब दूसरी किसी की संभावित अनुनादिक संरचना कौन सी बन सकती है, इस प्रकार बन सकती है, जो उधर है वो बॉन्ड इधर भी इस वक्त भी आ सकता है। ठीक है ना, यहाँ सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा ना, तो इधर अगर आएगा तो इस पे माइनस आ जाएगा, और 1 2 3 4 एक मिनट सॉरी, हाँ ठीक है, और इस पे 2 और प्लस, और ये इधर 1 2 3 4। ठीक है, इस प्रकार से इसकी अनुनादिक संरचनाएं बन सकती है। ठीक है ना, तो अब देखो इसमें लोन पेयर देखो यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 और 1 6। तो लोन पेयर की संख्या में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर फिर इसकी एक संरचना बनाई जिसको अपन अनुनादिक संकर कहते हैं, कैनोकुलर संरचना कहते हैं, वो इस प्रकार से बनेगा। इसका मतलब क्या है कि इस पे इलेक्ट्रॉन ऐसे जो है विस्थानीकृत डीलोकलाइज्ड होते रहेंगे। ठीक है, और इसी विस्थानीकरण के कारण ये क्या होती है, स्टेबल होती है। तो यही बात है कि एटम्स का एक तो प्लेन सेम रहता है, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम रहेंगे, ठीक है ना, और इनकी स्थिति में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, जो कि अनुनादिक के लिए क्या है, असत्य क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अपन आगे। निम्न कथनों पर विचार कर सत्य विकल्प का चयन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, ClO4- में क्लोरीन ऑक्सीजन अबंध का बंध क्रम मान 1.75 है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है, देखो Cl4 के लिए अपना बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं ना, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, देखो ये तो वैसे बहुपरमाणु अणु है। ठीक है, तो बहुपरमाणु अणु के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है उसकी अपन बात करते हैं एक बार स्पेशली, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या पढ़नी पड़ेगी, अगर बहुपरमाणु के लिए बॉन्ड ऑर्डर की बात आ जाए
ठीक है। वैसे अपने सिलेबस में तो है सिंपल डाई एटॉमिक की बात हो रही है, ठीक है ना, लेकिन अगर पॉली एटॉमिक आ जाए तो फिर हम क्या करें, तो डाई एटॉमिक की तो बात करेंगे आगे, पहले अपन पॉली एटॉमिक की ले लेंगे, है ना। ClO4 माइनस है, तो इसकी अगर स्ट्रक्चर बनाए तो ClO4, एक मिनट है मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ दोबारा, ClO4 माइनस है, ठीक है। तो इसमें इस टाइप से 6 और एक ये माइनस, ठीक, इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि ये जो माइनस चार्ज जो है ये इन 4 ऑक्सीजन पे घूमता रहेगा। तो आप इस पे कैसे निकलोगे, आपको इसमें क्या करना है कि इसकी टोटल कितनी अनादि संरचनाएं बन सकती है और इसमें कुल कितने बंद है, टोटल बंद कितने हैं, इसका अपने एक आगे मैंने ट्रिक भी दे रखी है, वैसे आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो इसमें देखें तो ये जो क्वेश्चन है इसके बाद ट्रिक दे रखी है, ये बुक में भी दे रखी है, ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर, हाँ इसमें दे रखी, देखो ये देखो, ये तो है सरल के लिए। अगर बात आ जाए बंद क्रम निकालने की, अच्छा इसमें वो ट्रिक नहीं दे रखी है, क्या बात नहीं, वही थी, चलो कोई बात नहीं है यार, ये बुक में ट्रिक दे रखी है इसकी, चलो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, नहीं आएगी तो बता दूंगा, चलो बात। तो यहां पर देखो पहले आपको टोटल बॉन्ड गिनने हैं, कितने बॉन्ड है, ठीक है, और बॉन्ड गिनने के बाद में इसकी कितनी अनुदैर्ध्य संरचनाएं बन सकती है, ठीक है, इस पे अपने को ध्यान देना है। तो 2 तो 4 तो 6 1 7, तो 7 इस पे टोटल बॉन्ड है, ठीक है। और कितनी अनुदैर्ध्य संरचना बन सकती है, देखो माइनस यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, टोटल कितनी बन सकती है, 4 बन सकती है। तो अगर अपन साथ में 4 का डिवाइडेशन करें, है ना, तो 7 4 एकम 4, फिर कितने बच गए, पीछे पीछे बच गए 3, 0 लगाएंगे तो 7 बार जाए तो कितना आएगा 28, यानी कि 1.75 आएगा, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.75, ठीक है। कैसे निकाला, मैंने इसकी ClO4 माइनस की स्ट्रक्चर बना ली, स्ट्रक्चर बनाने के बाद में टोटल बॉन्ड गिन लिए, 1 2 3 तो 5 और 2 7, फिर मैंने पता कर लिया कि ये माइनस चार्ज कितने एटम्स पे रोटेट हो सकता है ना। तो रोटेट हो सकता है तो किस किस पे हो सकता है, ये यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यानी कि 4 एटम पे ये डिलोकलाइज्ड हो सकता है, विस्थानीकृत हो सकता है, 4 इसकी अनुदैर्ध्य संरचना बन सकती है। तो मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया, यानी कि टोटल बॉन्ड बटा में टोटल अनुनादी स्ट्रक्चर या टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इसको मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो आंसर मेरा कितना गया 1.75। तो मतलब अपना जो पहला ऑप्शन है ये बात बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। इसमें अपने को कथन ये अपना क्या है, सही है, सत्य विकल्प का चयन करना है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में अंत आणविक हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति से, ठीक है, इसकी जल में विलेयता उच्च है, ये बात गलत है ना। देखो अंत आणविक हाइड्रोजन बंध जब बन जाता है तो इससे बनने से किलेशन हो जाता है, किलेशन यानी कि एक वलय बन जाती है, किलेट वलय बन जाती है, ठीक है। और किलेशन होने के कारण इसकी जो जल में विलेयता है वो घट जाती है, डिक्रीजिंग हो जाती है, ये बात ध्यान रखना। कौन सी एच बढ़ने की वजह से, अंत आणविक एच बढ़ने की वजह से। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि किलेशन एक वलय बन जाती है, किलेट बन जाती है, और वलय बनने के कारण इसकी जल में विलेयता घट जाती है, तो ये कथन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर ये दे रहा है कि इसमें सहसंयोजक लक्षण का क्रम है, तो ये तो किसके नियम से हो जाएगा, फाइंस के नियम से। यहाँ देखो, यहाँ सब में एल्यूमिनियम +3 में, यहाँ भी एल्यूमिनियम +3 में, लेकिन यहाँ है ना N3 माइनस है, और यहाँ पे O-2 है, और यहाँ पे F माइनस है ना। तो यहाँ अब ये बात डिसाइड किसके आधार पे करेंगे अपन, ऋणायन के आकार के आधार पे। और हमने फाइंस नियम पढ़ा था कि जिस ऋणायन का आकार बड़ा होगा उसकी ध्रुवणता ज्यादा होगी, और जिसकी ध्रुवणता ज्यादा होगी, पोलैरिटी ज्यादा होगी, तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे और आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, कम। तो यहाँ ऋणायन सबसे बड़ा है, उससे छोटा यहाँ है, उससे छोटा यहाँ है, तो इसमें सबसे ज्यादा पोलैरिटी होगी, और पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगी तो सहसंयोजक गुण उसमें सबसे ज्यादा होंगे, तो यानी कि ये कथन हमारा क्या बिल्कुल सही है। फिर दे रखा है आगे, AgF, AgCl, AgBr, AgI में सिल्वर आयोडाइड द्वारा उच्च रंग तीव्रता रखने का कारण इसमें उपस्थित उच्च सहसंयोजक लक्षण है, बिल्कुल सही बात है। जिसमें जितने ज्यादा सहसंयोजक लक्षण होंगे उसमें रंग की तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी। और इसमें ऐसा क्यों है, क्योंकि आयोडीन में बाकी सब में ऋणायन सेम रहेगा Ag+, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा ऋणायन किसमें है, आयोडीन ऋणायन है, सबसे बड़ा है तो सबसे ज्यादा ध्रुवणता इसमें होगी, और सबसे ज्यादा अगर ध्रुवणता इसमें होगी तो सीधी सी बात है इसमें सहसंयोजक लक्षण भी सबसे ज्यादा होंगे, और सहसंयोजक लक्षण सबसे ज्यादा होंगे तो इसकी रंग की तीव्रता भी सबसे ज्यादा होगी, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। आयनिक विभव को धनायन की ध्रुवण शक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं, ये एक एनसीईआरटी से मैंने नया कंसेप्ट उठाया है, बिल्कुल सही बात है कि जो आयोनिक पोटेंशियल होता है उसको डिसाइड करते हैं, और आयोनिक पोटेंशियल को किससे लिखते हैं अपन, फाई से लिखते हैं। तो ये किसके बराबर होता है, धनायन की ध्रुवण शक्ति, पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन। और कैटायन की पोलराइजेशन पावर किसके बराबर होती है, कि अगर कैटायन पर आवेश ज्यादा है तो उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, अगर उसका साइज कम है तो पोलराइजेशन पावर क्या होगी,
ज्यादा होगी। यानी कि फाई को अपन ऐसे लिख सकते हैं, फाई जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक तो पॉजिटिव चार्ज की, जितना ज्यादा चार्ज होगा पॉजिटिव उतना ज्यादा फाई होगा, ठीक है। दूसरा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा वेक्टर किसके होगा, ये धनायन के आकार के। अगर धनायन का आकार ज्यादा है तो फाई की वैल्यू कम होगी। तो आपसे फाई की वैल्यू भी पूछ सकता है, आयनिक विभव की बात भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहां ये कथन भी सही हो गया। तो इसमें पूछा है कि सत्य विकल्प, तो सत्य कौन कौन से हैं, फर्स्ट है, थर्ड है, फोर है और फिफ्थ है। फर्स्ट, थर्ड, फोर और फिफ्थ, यानी कि बी आंसर अपना हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये हो गया हमारा, 28 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, H2O द्विध्रुवीय अणु है, बाइपोलर है, ठीक है, और जबकि BF2 नहीं है, ऐसा क्यों है ना। तो ऐसा क्यों है, देखो H2O की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो H2O की स्ट्रक्चर हमें पता है कि कुछ इस प्रकार से होती है, और अगर इसका द्विध्रुवागुण निकालें तो द्विध्रुवागुण होता है लेस EN टू मोर EN, यानी कि इस टाइप से होगा। और इसका कैसे होगा, इसका तो इनका नेट किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, एंगुलर है, और एंगुलर होने की वजह से ये कैसा हो जाता है, बाइपोलर हो जाता है। जबकि BeF2 की बात करें तो BeF2 कैसा होता है, लीनियर होता है, ठीक है, लेस EN टू मोर EN, इसका म्यू इधर होगा और इसका द्विध्रुवागुण इधर होगा, तो नेट म्यू किसका कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इससे यही मतलब है कि द्विध्रुवागुण बाइपोलर है, क्योंकि H2O कोणीय है और BeF2 कैसा है, रेखीय है, ठीक। इसमें एक बार थोड़ा इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी बीच में, क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लो कि H2O बाइपोलर है जबकि BeF2 नहीं है, ऐसा क्यों है। देखो बाइपोलर यानी कि ये द्विध्रुवीय अणु, इसमें दो द्विध्रुव बनेंगे, इसका मतलब है कि द्विध्रुवीय अणु है, इसका मतलब इसका म्यू का मान 0 नहीं होगा। तो आप H2O की स्ट्रक्चर बना करके देखिए, जब आप H2O स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको इस प्रकार से इसकी एंगुलर स्ट्रक्चर मिलेगी, और एंगुलर होने से जो है स्ट्रक्चर बनने से इसका जो द्विध्रुवागुण का मान 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि द्विध्रुवागुण दिशा जो है लेस EN टू मोर EN होती है, तो इसके कारण इधर होगी, इसके कारण इधर होगी, तो इनका नेट परिणामी किधर आएगा, इधर आएगा, तो इसलिए इसका 0 नहीं होगा। लेकिन BeF2 कैसा होता है, रेखीय होता है, और रेखीय होने से इसका द्विध्रुव कैसे होगा, इधर, और इसका म्यू कैसे होगा, इधर, तो नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए ये ध्रुवीय बाइपोलर नहीं है, जबकि ये बाइपोलर है। और उसके पीछे कारण एक ही है कि H2O कोणीय होता है और BF2 कैसा होता है, रेखीय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी आंसर हो जाएगा, ठीक। BCl3 अणु समतलीय है और NCl3 अणु पिरामिडीय होता है, ऐसा क्यों है। तो अगर अपन बात करें BCl3 अणु की बात करें तो BCl3 अणु में 3 सिग्मा है और 0 लोन पेयर है, यानी कि sp2 संकरण है, ठीक है। और आकृति इसकी कैसी होगी, आकृति इसकी ट्राइगोनल यानी कि त्रिकोणीय है, प्लेनर यानी कि समतलीय आकृति इसकी। बात करें NCl3 की तो NCl3 में 3 सिग्मा बंध और 1 लोन पेयर है, क्योंकि नाइट्रोजन में 5 होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, और 5 होने से 3 सिग्मा बंध बन के पीछे 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, 1 लोन पेयर। तो इसमें कैसा होगा, sp3, और sp3 है लेकिन 1 लोन पेयर है। अगर 0 लोन पेयर होता तो चतुष्फलकीय होता, लेकिन 1 लोन पेयर होने की वजह से ये कैसा होता है, पिरामिडीय होता है, पिरामिडल होता है, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखिए, BCl3 में एकल इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता जबकि NCl3 में होता है, बिल्कुल सही बात है। इसी वजह से ये तो है प्लेनर और वो कैसा होता है, पिरामिडीय होता है, ठीक है। बाकी इनका कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। प्रत्येक AB5 अणु की संरचना, AB5 कोई भी ऐसा अगर कंपाउंड है AB5 है तो उसकी संरचना वर्ग पिरामिडीय होती है, ये बात गलत है। क्योंकि संरचना जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ लोन पेयर पे। अगर अपन ऐसा कहे कि लोन पेयर 0 है तो अपन ये कह सकते हैं कि हाँ ऐसी होगी, लेकिन लोन पेयर जैसे जैसे हमें अभी बात बार बार यही बात कर रहे थे संकरण में, लोन पेयर की संख्या बदलने के साथ साथ में आकृति विकृत होती जाती है, शेप जो है वो चेंज होती जाती है। तो ये बात तो बिल्कुल क्या होगी, गलत होगी, ठीक है, गलत कथन है ये। बहुबंध एकल बंधों से छोटे होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन न्यून अणु जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो लेविस एसिड की तरह व्यवहार करता है, बिल्कुल सही बात है, जैसे BF3। अनुनादी संरचनाओं का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, ये बात भी सही है, हाँ, इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा ऐसे कथन कौन सा हो गया, ए हो गया, है ना। क्यों हो गया, क्योंकि संरचना जो है लोन पेयर की संख्या पर निर्भर करती है। AB5 है, जैसे अपन इसकी बात करें, अभी इसकी बात करें तो इसमें देखो एक लोन पेयर आया था, और लोन पेयर आने की वजह से इसकी संरचना कैसी होगी थी, चेंज हो जाती, ठीक है ना। तो अगर लोन पेयर की संख्या चेंज हो जाती है तो स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, कौन सी प्रजाति अरेखीय है। अरेखीय मतलब नॉन लीनियर नहीं है,
तो सबसे पहले बात करें ICl-2 की। तो ICl-2 की बात करें तो अपने तो वही समीकरण निकालेंगे, इसमें 2 सिग्मा प्लस, देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो आयोडीन के पास 7 होते हैं, एक माइनस तो 8 हो गए, 8 में से 2 सिग्मा बढ़ गए, पीछे 6 बच गए, यानी कि 3 लोन पेयर। समीकरण कैसा हो गया, इसमें टोटल 5 बन गए, 5 बढ़ते ही sp3d, ये आकृति, ठीक है। और ये कैसा होगा, ये जो है ये इन तीन लोन पेयर की वजह से कैसा होगा, ये रेखीय होगा, रेखीय यानी कि लीनियर होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आयोडीन 2 Cl ये जुड़ गए, ठीक है, एक लोन पेयर इस पे ऐसे रहेगा और 2 लोन पेयर इस पे ऐसे रहेंगे, उससे क्या प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा, और प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा, ठीक है, तो न्यूनतम होगा प्रतिकर्षण, तो उससे क्या होगा, स्थायित्व ज्यादा होगा, तो ये तो रेखीय है। इसी प्रकार I3- की बात करें तो ये भी कैसा होता है, रेखीय होता है, ठीक है, समीकरण निकालोगे आप इसमें, ठीक है। और N3- की बात करें तो ये भी कैसा होता है, रेखीय होता है। इसी प्रकार आप समीकरण निकाल के देखना, ठीक है। ClO2- की बात करें, है ना, तो ClO2 है ना, क्लोरीन में 7 होते, एक आ गया, 8 हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड है ना, 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए, ठीक है। एक ऑक्सीजन जुड़ने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करता है, तो 2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, 4, तो 4 में से 8 में से 4 चलेगी, पीछे कितने बचे, 4, 2 लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गए, तो ये कैसा हो गया, sp3 लोन पेयर कितने आ गए, अब की बार 2 हो गए, अगर 2 लोन पेयर हो गए तो अब ये जो है रेखीय नहीं रहेगा। इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, इसकी आकृति चतुष्फलकीय न होकर के इसकी आकृति हो जाएगी कोणीय यानी कि एंगुलर, तो ये नॉन रेखीय है, नॉन लीनियर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न हाइड्राइडों के बंद कोण का सही घटता हुआ क्रम है, बात वापस किस पे आ गई, बंद कोण पे आ गई, और यहाँ पे बात किसकी हो रही है, हाइड्राइड की बात हो रही है ना। तो हाइड्राइड के लिए अगर बात करें अपन बंद कोण की, तो अपने पढ़ा था कि बंद कोण जो है बॉन्ड एंगल, सारे यहाँ पे देखो पार्श्व एटम सेम है, और अगर साइड एटम सब में सेम है तो डिपेंड, बॉन्ड एंगल जो है वो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है कि सेंट्रल एटम जो है CMI, सेंट्रल मेटल आयन जो है, ठीक है, उसकी विद्युत ऋणता पे निर्भर करता है, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा, और जिसकी विद्युत ऋणता कम उसकी बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, कम होता है। और हमें पता है कि अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे चले, ठीक है, तो EN में क्या होती है, कमी आती है, EN में कमी आएगी तो सीधी सी बात है बॉन्ड एंगल में भी क्या आएगी, कमी आएगी, है ना। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, नाइट्रोजन का, अमोनिया का, फिर PH3 का, फिर ASH3 का, फिर SBH3 का होगा, ठीक। ये तो पिछला जो कंसेप्ट बॉन्ड एंगल का पढ़ा था उसके आधार पे अपने इसको आराम से कर सकते हैं। VSEPR सिद्धांत के अनुसार किस अणु की टी आकृति है, इनमें से कौन सा टी आकृति है ना, तो टी आकृति वाला देखो, अमोनिया का हमने काफी बार निकाल के देख ली, इसकी आकृति कैसी आ रही है, पिरामिडी आ रही है, ठीक है। ये कैसा है, कोणीय होता है ना। और BF3 की आपने बात की थी, ये कैसा होता है, ये ट्राइगोनल है ना, यानी कि त्रिकोणीय समतलीय होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है। लेकिन Cl3 इसकी आकृति कैसी होती है, टी शेप होती है, ठीक है। कैसी होती है, इसका समीकरण निकाल के देखें अपन, तो यहाँ पे देखो क्लोरीन के पास में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से 3 जुड़ गए तो 3 सिग्मा हो गए, ठीक है, पीछे 4 बच गए तो यहाँ पे 2 क्या हो गए, लोन पेयर हो गए, है ना। टोटल कितने बनेंगे ऑर्बिट, 5 बनेंगे, 5 के लिए क्या बनेगा, sp3d, यानी कि 2 लोन पेयर और 3 सिग्मा, ठीक है। तो बात करें, है ना, तो इसमें अरेंजमेंट कैसे होगा, देखो ये क्लोरीन सेंट्रल एटम, 3 फ्लोरीन, तो एक फ्लोरीन ऐसे ऐसे हो गया, और दूसरा फ्लोरीन कैसे होगा, ऐसे हो गया। अब जो 2 लोन पेयर है वो कैसे होंगे, एक लोन पेयर ऐसे होगा और दूसरा लोन पेयर इस टाइप से होगा। ऐसा होने से अब लोन पेयर प्रतिकर्षण भी कम हो गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण भी कम हो गया, और ये शेप अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये टी नुमा शेप दिखाई देगी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन, 4 द्विपरमाणु प्रजाति विभिन्न क्रम में नीचे दी गई है, इनमें से कौन सा बंद लंबाई का अवरोही क्रम है। अब देखो बंद लंबाई है ना, तो अभी अपन पढ़ के आई थी कि जो बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड ऑर्डर यानी कि बंद क्रम के, जिसका बंद क्रम ज्यादा उसकी बंद लंबाई क्या होगी, कम होगी। बंद क्रम निकालने का तरीका अगर अपन बात करें जैसे He2 के लिए, तो अगर तरीके से निकालें तो उसमें ऐसा फॉर्म होता है 1/2, ठीक है, बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस एंटी बॉन्डेड प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो अगर अपने H+2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, इसके लिए क्या आता है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होंगे He2 में, 4 में से प्लस का 1 है तो पीछे 3 ही बच गए। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं अपन, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT के अनुसार लिखते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ ये जो है ये बंदी कक्षक है और ये प्रतिबंधी कक्षक है ना, तो मतलब ये बंदी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके अंदर जो वो कौन से हो गए, एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1/2 2 माइनस 1 यानी कि 1/2 बराबर कितना आएगा, 0.5, यानी कि He+2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 0.5 आएगा। एक तो ये तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो आप MOT के अनुसार और लिख करके फिर आप उसका क्या करो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो।
दूसरा एक छोटी सी टेबल जो है बुक के अंदर भी इसकी ट्रिक दे रखी है मैंने, वो टेबल है, देखो ये अभी अपने बात करें। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो 14 नंबर होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। 14 से आप अगर 20 की तरफ जाएं तो 0.5 कम करते जाएं, और 14 से जब आप इधर आए तो 0.5 कम करते जाएं। तो जैसे जैसे आप इधर आएंगे है ना, तो यहाँ एक जगह आकर के 0 हो जाएगा, 4 पे आकर के 0 हो जाएगा, जैसे सॉरी 8 पे आकर 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, 8 से कम 7 6 5 4 3 2 1 है ना, तो 7 का 0.5 फिर 1 फिर 0.5 फिर 0, ठीक है। फिर वापस देखो ये 3 स्टेप बना है, वापस ये स्टेप अभी ऐसे रिवाइज से होगा 0.5 फिर 1 फिर 0.5। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन 1 है उसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होगा, जिसमें 3 है उसमें भी कितना होगा 0.5। अभी H+2 में बात की थी 0.5 की, है ना। बाकी औरों की भी लिख लेते हैं अपन, है ना। जैसे बात करें अपन बॉन्ड ऑर्डर की, जैसे अभी तो हमने He+2 का लिखा, कितना आया 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आया, ठीक है। फिर अपन बात करें जैसे इसमें से O-2 की बात करें, तो O-2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो ऑक्सीजन में 8 होते हैं तो 2 में 16 हो गए, और माइनस के 2 16 2 कितने हो गए 18। 18 के लिए अगर टेबल से देखें तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। इसके लिए कितना बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार अगर NO की बात करें तो NO में नाइट्रोजन में 7 और ऑक्सीजन में 8, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 15, और 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया इसका 2.5 आ गया 2.5, ठीक है। और बात करें C2-2 के लिए, C2-2 2 कार्बन और माइनस के ऊपर 2, तो एक कार्बन में 6 होते हैं, 2 में 12, 12 और 2 कितने हो गए 14, 14 के लिए कितना होता है 3। तो ये बॉन्ड ऑर्डर हमने डिसाइड कर लिया, ठीक है। हमारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बहु परमाणु के आने के चांसेस बहुत ही कम है ना, लेकिन फिर भी हमने एक का निकालना सीख लिया है। तो अगर आपको ये टेबल याद है तो आप बॉन्ड ऑर्डर को बिल्कुल शॉर्टली बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमें बात पूछी है बंध लंबाई की, कौन सा अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर सही है, बिल्कुल सही है ना। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, तो सीधी सी बात है सबसे कम जिसका बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे कम किसका है H+2 का है, उससे ज्यादा किसका है 1 का है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर वाला रहते हैं ना, ये हमारे एग्जाम में पूछ सकते हैं। दूसरी बात, बॉन्ड ऑर्डर पे कभी कभार और बात भी पूछ लेते हैं, और इसके क्या क्या यूजेज है, ठीक है। यदि कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें प्रतिबंधी है ना, यानी कि Na का मान अगर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है या बराबर है, तो अणु अस्थायी होगा। क्यों होगा, क्योंकि तब बॉन्ड ऑर्डर का मान या तो बराबर है तो 0 आएगा, या बॉन्ड ऑर्डर का मान किस में आएगा माइनस में, और जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 या माइनस में आता है उसका कभी भी प्रकृति में स्थायित्व नहीं होगा, ठीक है। किसी अणु में यदि इसकी ज्यादा है, कौन से बॉन्डेड की अगर नंबरिंग ज्यादा है एंटीबॉन्डेड से, तो उसका स्थायित्व होगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर स्थायित्व, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी, और उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बंध विभेदन ऊर्जा भी उतनी ज्यादा होगी, और बंध लंबाई उतनी ही क्या होगी कम होगी। तो ये टेबल अगर आपके तैयार है, ये एक पेज अगर तैयार है, तो बॉन्ड ऑर्डर से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मैं कहता हूँ गलत नहीं होगा, चाहे इसमें कितने क्वेश्चन बना ले, वो आने सारे कंसेप्ट घूम फिर के यहां से ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चले आगे, क्वेश्चन नंबर 36। ऑक्सीजन की प्रजाति के युग्म तथा उनके चुंबकीय गुण उनके साथ दिए गए हैं, इनमें से कौन सा मिलान सही है, O2 + O2 दोनों अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेट है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ऑक्सीजन है ना O2 का अकॉर्डिंग टू MOT इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा, और इसका विन्यास आपको पता है कि नाइट्रोजन तक अलग होता है और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बाद क्या होता है अलग होता है, तो वो भी हमने यहाँ पे बना के दे रखा है। जैसे इसमें ये देखो MOT किसने इलेक्ट्रॉन अगर नाइट्रोजन तक है, ठीक है ना, N2 तक, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए N2 तक, ठीक है। और N2 से अगर अधिक है ना, जैसे O2 है, F2 है, Ne2 है, तो उसके लिए ये होगा। N2 तक है तो ये रहेगा, ठीक है, और O2 के लिए है तो फिर ये रहेगा, ठीक है। अब बात हो रही थी हमारी O2 के लिए, तो O2 की अगर अपन बात करें है ना, तो O2 के लिए क्या आएगा σ1s2 σ*1s2, उसके बाद में σ2s2 और σ*2s2, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2 2 4 2 6 2 8, हमें भरने कितने 16 भरने, ठीक है, यहां तक पहुंचेंगे। फिर क्या आएगा, फिर σ2pz आएगा, पहले इसमें 2 भरे जाएंगे। फिर क्या आएगा, फिर π2px आएगा, और इसकी ऊर्जा किसके बराबर होती है π2py के बराबर होती है। तो देखो इलेक्ट्रॉन हमने कितने भर दिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, हमें कितने भरने हैं 16 भरने हैं, है ना। तो इन दोनों में क्या आ जाएंगे 2 2 आ जाएंगे, 14 हो गए। उसके बाद में क्या आएगा आपके, उसके बाद में आएगा π*2px, इसमें एक ही आएगा और आगे वाला क्या रहेगा खाली रहेगा, ठीक है। O2+ की बात करें अपन, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15, है ना, एक इसमें और आगे आएगा। एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा पास करके लिख देता हूँ, ये आ गया π2py आ गया, है ना।
पाई स्टार 2px, ये बराबर होगा किसके, पाई स्टार 2p y के। तो इन दोनों में क्या आएंगे, एक एक आएंगे। तो जब O2 प्लस बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर जाएगा वो किससे जाएगा, इससे। ठीक है, तो ध्यान से देखो O2 में भी दोनों एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी अनुचुंबकीय होगा, पेरामैग्नेटिक होगा। और O2 प्लस होगा, उसमें ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो पीछे ये एक तो अनपेयर बच रहा है, तो ये भी कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है कि ये दोनों अनुचुंबकीय है। ठीक है, फिर O और O-2, O मतलब 8, तो 8 के लिए क्या होगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर है और सारे सारे पेयर है, तो कैसा होगा ये तो प्रतिचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय नहीं हो सकता। तो ऑप्शन तो वैसे क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा O2-2 की बात करें, तो O2-2 की बात करें यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाए, 16 से 2 कितने हो जाए, 18 हो जाए, तो फिर इन दोनों में 2 2 आ जाएंगे, 18 होते ही। तो यहाँ तक कितने हैं, 16 है, 17, यहाँ तो 14 है, 15, 16, 17 और 18, इन दोनों में 2 2 आ जाएंगे, 2 2 आते ही ये भी क्या हो जाएंगे, प्रतिचुंबकीय हो जाएंगे, डायमैग्नेटिक हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, फिर O2 माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए, 16 और 1 17। अगर 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 17 इलेक्ट्रॉन होते ही देखो क्या होगा यहाँ पे, एक मिनट, 17 इलेक्ट्रॉन अगर हो गए तो 17 इलेक्ट्रॉन होते ही है ना, यहाँ तो 14, 15, 16, फिर 17, ये इसमें 2 हो जाएंगे, लेकिन अभी भी एक अनपेयर बचता है, तो ये कैसा हो गया, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये प्रतिचुंबी होना चाहिए, तो ये बात भी क्या होगी, गलत होगी। इसी प्रकार O+2 दोनों अनुचुंबकीय होंगे क्या, देखो O+, यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये तो आपके पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, सॉरी हाँ पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, तो ये भी कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही कथन कौन सा हो गया, ये हो गया। इस क्वेश्चन के देने के पीछे मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था कि आपको एमओटी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाना था, और वो कैसे लिखेंगे उसकी जो है एक शॉर्ट जो है हमने यहाँ पे दे रखा है, बुक में एक जगह दे रखा है। नाइट्रोजन तक तो ये रहेगा, देखो अंतर क्या है, देखो यहाँ तक तो पूरा सेम है, सिग्मा 2s तक यहाँ तक पूरा सेम है, ठीक है, सिग्मा स्टार 2s तक, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे आ गया सिग्मा 2pz, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, पाई 2px py आ गया, यानी कि ये पहले आ गया और ये क्या आ गया, बाद में आ गया। इतना आपको ध्यान में रखना है, इतना अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका एमओटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो उस क्वेश्चन में हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, N2 प्लस में चेंज हो रहा है, O2 प्लस में चेंज हो रहा है, के निर्माण में इलेक्ट्रॉन क्रम से निष्कासित होते हैं। तो अगर N2 की बात करें और N2 प्लस बन रहा है, तो देखो अभी हमने बात की, तो अगर N2 से बात करें, है ना, नाइट्रोजन से बात करें, तो नाइट्रोजन के लिए क्या लिखेंगे अपन, N2 के लिए सिग्मा 1s1 1s2 सिग्मा 1 स्टार 1ns2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। फिर आ जाएगा इसमें कौन सा, पाई 2px बराबर पाई 2py, ठीक है। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ठीक है। अगर N2 से आपको N2 प्लस बनाना है 14 इलेक्ट्रॉन से, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 ही देखो ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो इसके बाद में इसमें किस में आ जाएंगे, सिग्मा 2pz 2 में आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो किससे निकलेगा, सिग्मा 2pz से निकलेगा, ठीक है। तो देखो अगर N2 से N2 प्लस बनाना है तो इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, सिग्मा 2pz से निकलेगा। आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है ना। और O2 से अगर आपको O2 प्लस बनाना है तो देखो O2 से ये O2 करा, O2 प्लस बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना तो कहां से निकलेगा, या तो px से निकलेगा, या पाई स्टार px से, या पाई स्टार py से। तो इसका ऑप्शन भी देखो, पाई स्टार 2py से या पाई स्टार 2px से निकलेगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो एमओटी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो हमारे सिलेबस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दे रखी है, उस पर आधारित ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमें अच्छी तरह ध्यान रखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 38, HF NH3 H2S और PS3 यौगिकों में से किस में हाइड्रोजन बंध वाले यौगिक है, तो किस में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, HF और NH3 में होता है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड होने में बनेगा जहां पे विद्युत ऋणता में अंतर क्या होना, बहुत ज्यादा होना चाहिए, और विद्युत ऋणता में अंतर कम है तो वहां पे H बॉन्डिंग का निर्माण नहीं होगा। तो इसमें से केवल यही दर्शाएंगे, HF और NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, अब ये अपने आगे CFC पे आधारित क्वेश्चन आ गए। CFC पे आधारित जो क्वेश्चन है वो अपन जो है एक नेक्स्ट, क्योंकि अभी वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसको अपलोड करने में बड़ी समस्या होगी, आपको देखने में समस्या होगी, तो अपन इसको आगे वीडियो में लेंगे। थैंक यू।